नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था। रुक करते हैं खबरों का। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी ने गठबंधन को लेकर सभी अटकलों को खारिज कर दिया है। चंडीगढ़ में गुरुवार को अकाली दल की कोर कमेटी की बैठक में पहुंचे सुखबीर सिंह बादल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारा गठबंधन बहुजन समाज पार्टी है। फिर बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर सवाल क्यों पूछा जा रहा है। वहीं अकाली दल की बैठक पर सुखबीर ने कहा कि ये हमारी रूटीन बैठक है, इसमें पंजाब में हमारी पार्टी की भविष्य की रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी। वहीं बीजेपी के साथ गठबंधन पर कहा कि ये सभी अटकलें मीडिया में बताई जा रही हैं। दूसरी ओर बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ के साथ श्री हरमिंदर साहब में मत्था टेकने पहुंचे विजय रूपाणी ने कहा कि बीजेपी राज्य की 13 लोकसभा सीटों पर बिना किसी गठबंधन के अकेले चुनाव लड़ेगी और सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। इस साल के आखिर में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बैठक की। इस मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस नेता सचिन पायलट जैसे कई नेता शामिल हुए। क्या कुछ इस दौरान निष्कर्ष निकला, चलिए आपको सुनाते हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा has created a big atmosphere in Rajasthan. Everybody unanimously told that after Bharat Jodo Yatra, entire situation of Rajasthan has been changed. Now Karnataka election victory also made a major role. After that, you can see the scheme of Rajasthan, all poor-friendly schemes. We are started to doing it. It is reaching it to the common people of Rajasthan. Therefore, we are very sure that Rajasthan is going to be win by the Congress party. One more issue we have decided to elect about the candidate selection. Candidate selection will be on the winnability basis. We are conducting several surveys. On the basis of winnability only, we will select the candidate, but it will be advanced. September 1st week में we will decide the. हमारा हिस्ट्री आप मालूम है. We never announced the chief minister candidate, but we will fight together in the election. There is a government, good government is there. Government is doing very good calm. That calm will give a result. That work will give a result. That is a general thing. Not only Sachin's thing. Sachin raised some of the things, but it is a general apprehension of the people of Rajasthan. No, we have taken two decisions, major decisions yesterday. I think you are very good. UPSC nomination के लिए, RPSC nomination के लिए, Rajasthan Public Service Commission nomination, board nomination के लिए, we are going to fix a good criteria. New legislation is coming for that. Yesterday, Chief Minister tweeted, हो गया. Then question paper leakage was a big issue. Not only Rajasthan, everywhere it is happening, question paper leakage. But we have to control it. Therefore, big punishment. Those who are guilty on this question paper leakage, there will be a big punishment. That new legislation is also going to come in the next session of the Rajasthan. निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से चयनित उपनिरीक्षकों, सहायक उपनिरीक्षकों और सहायक उपनिरीक्षकों लेखा को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए और इसी के चलते लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम किया गया, जिसमें सीएम योगी ने शिरकत कर संबोधन दिया। मुझे याद है जब 2017 में मेरे पास सत्ता आई थी, उस समय पुलिस की भर्ती कुछ को हाई कोर्ट से, कुछ को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर रखा था और 2017 में मेरे सामने चैलेंज था, पुलिस भर्ती करनी है, कैसे होगा। मैंने उस समय भी श्रीमती रेणुका मिश्रा जी को बुलाया था और मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा पुलिस की भर्ती कैसे आगे बढ़ सकती है, उस मैकेनिज्म को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया के साथ जुड़ना होगा। और मुझे प्रसन्नता है कि इस दौरान ये सारी कार्रवाई बहुत व्यवस्थित तरीके से हुई। आज पुलिस भर्ती में या उत्तर प्रदेश में जो अब तक हम 5.5 लाख से अधिक पुलिस कार्मिकों की, सरकारी कार्मिकों की भर्ती हम लोगों ने की है या उनको सरकारी नौकरी दी है, उत्तर प्रदेश के युवाओं को ये 5.5 लाख से अधिक नियुक्तियां अब तक हम लोग दे चुके हैं।
इनमें एक भी नियुक्ति पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता, कोई भाई भतीजेवाद की आरोप नहीं लगा सकता। शासन के द्वारा निर्धारित आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए पूरी शुचिता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ नियुक्ति की प्रक्रियाओं को संपन्न किया है और उन नियुक्ति की प्रक्रिया को ही आगे बढ़ाने के क्रम में आज लिपिकीय संवर्ग से जुड़े हुए 1148 नियुक्ति पत्र आज लखनऊ में भी और प्रदेश के अलग अलग जनपदों में भी वितरित किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश के कानून व्यवस्था और सुरक्षा के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में एक लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को नजीर के रूप में लोगों ने मानना प्रारंभ किया है। यह उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा किए गए प्रयासों का एक परिणाम है और सामूहिक रूप से किए गए प्रयासों का परिणाम हम सबके सामने है। लेकिन इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम करने पड़े। आपने देखा होगा जब यहां पे अध्यक्ष पुलिस भर्ती बोर्ड अपने विभाग के बारे में, जो पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने क्या कुछ किया है, उन्होंने जब इसके बारे में अपनी रिपोर्ट यहां पे प्रस्तुत की, यानी 1,54,000 से अधिक तो भर्तियां यहां उत्तर प्रदेश के अंदर हुई और इसके साथ ही लगभग 2500 भर्तियां, 2,500 भर्तियां हुई मृतक आश्रित के रूप में अतिरिक्त से भी भर्तियां की गई। यानी 1,56,000 से अधिक पुलिस की भर्तियां पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक संपन्न हो चुकी है। समय के अनुरूप अपने आप को ढालना पड़ेगा, उसके अनुरूप आगे बढ़ करके 2 कदम आगे बढ़ करके चलना होगा, बिना किसी भेदभाव के। एक सामान्य नागरिक के मन में, व्यापारियों के मन में, महिलाओं के मन में एक विश्वास भरते हुए कि सुरक्षा का उचित माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर है, उस प्रकार की स्थितियों को तैयार करना, जहां एक और वहीं साथ साथ तकनीकी दृष्टि से सक्षम बना करके पूरे पुलिस फोर्स को युग के अनुरूप आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा। और इसीलिए आज जोनल स्तर पर हम लोग फॉरेंसिक लैब स्थापित कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश का जो पहला यूपी पुलिस एंड फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट में पाठ्यक्रम इस सत्र में प्रारंभ होने जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर पहला अवसर है। अब हमें आने वाले कुछ समय के बाद मैन पावर के लिए किसी अन्य पे निर्भर होना नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश का मैन पावर जो यहां से ट्रेंड होगा, यहां से डिग्री लेगा, डिप्लोमा लेगा, सर्टिफिकेट लेगा, वह देश और दुनिया के अंदर उत्तर प्रदेश का नाम लेकर के जाएगा। आज उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाएं बदली। आज उत्तर प्रदेश देश के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी एक नई भूमिका के साथ सामने आया है। अब लोगों को लगता है जब उत्तर प्रदेश ने कर लिया तो इसका मतलब अन्य राज्यों को भी अब इसी तर्ज पर आगे बढ़ना चाहिए। और जिसने उत्तर प्रदेश के इस परसेप्शन को बदलने में सर्वाधिक भूमिका का निर्वहन किया, उनमें से एक क्षेत्र है, वह है उत्तर प्रदेश पुलिस बल के द्वारा किए गए प्रयास। बेहतर कानून व्यवस्था, आपने देखा होगा पिछले 6 वर्ष के अंदर अब उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते। उत्तर प्रदेश के अंदर संगठित अपराध समाप्ति की ओर है, पूरी तरह समाप्त हो चुका है। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई आतंकी घटना नहीं घटित होती। उत्तर प्रदेश के अंदर अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रम भी आज सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने गत वर्ष जब निर्णय लिया कि धर्मस्थलों के माइक हटेंगे, लोगों को लगता है क्या ये संभव है, और देखते ही देखते आपने देखा होगा कि मात्र 1 सप्ताह के अंदर 1,20,000 से अधिक माइक धर्मस्थल से उतर गए, स्वतः स्फूर्त भाव के साथ उतरते हुए दिखाई दिए और उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं कोई विवाद नहीं खड़ा हुआ। और आप देख रहे होंगे घटना या तो घटित नहीं होती है, या अगर कोई आ ही गया दुर्घटनावश कहीं लूट घटना या स्नेचिंग के साथ जुड़ ही गया, कुछ ही घंटे में उस पकड़ में आ जाता है और फिर उसके बाद पुलिस की पकड़ में जब आएगा तो फिर उसके लिए छूटना मुश्किल हो जाता है। ये आज उत्तर प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा। घटनाओं का अनावरण भी कुछ ही घंटों के अंदर हो जा रहा है। ये चीजें दिखाती हैं हमने समय के अनुरूप अपने आप को
ढाला है उसके अनुरूप तैयार किया है। और उसके लिए हमें निर्णय लेने की सामर्थ्य विकसित करनी पड़ेगी, तत्काल रिफॉर्म करने पड़ेंगे। जितने रिफॉर्म हुए हैं इसको और तेजी के साथ आगे बढ़ाना होगा। और ये कॉमन मैन के मन में एक नया विश्वास भरेगा, आम जनमानस के मन में। अभी लोगों के मन में सुरक्षा का भाव पैदा हुआ है। पर्व और त्योहारों में लोग आज खुशी मना रहे हैं। अच्छा लगता है जब किसी व्यक्ति के चेहरे पर पर्व और त्योहारों के दौरान खुशी हो। अपने परिवार के साथ, सगे संबंधियों के साथ वो मिलकर के पर्व और त्योहार मना लेता है। महिला सुरक्षा के मामले में हमें और काम करना होगा और बहुत कुछ हो सकता है। अभी मैं पिछले दिनों मेरे साथ डीजीपी साहब भी थे और प्रमुख सचिव गृह भी थे। हम लोगों ने गोरखपुर में 2 थानों का उद्घाटन किया। मॉडर्न थाने बने हैं, अच्छे थाने बने हैं। तो प्रधानमंत्री जी की मंशा थी, क्या यह हो सकता है कि समय के अनुरूप, जगह की कमी, हम हॉरिजॉन्टल की बजाय वर्टिकल चलें, ऊपर चलने की स्थिति को, खासतौर पर थानों में प्रशासनिक कार्य, पार्किंग, बेसमेंट का उपयोग पार्किंग के लिए करें। ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर प्रशासनिक कार्य के लिए, और उसके बाद फिर ऊपर के फ्लोर बैरक के लिए, आवासीय सुविधाओं के लिए या गेस्ट हाउस वगैरह बनाना है, इसके लिए हम उन फ्लोर्स का उपयोग करें। और नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए सोलर पैनल लगाएं। मैंने वहां देखा कि इंस्पेक्टर के थाने में भी एसी है, कमरे में भी, रूम में भी एसी है। वहां पर सब इंस्पेक्टर जो थे उनके एसएसआई के भी उसमें एसी है, कई एसी लगी हुई है। लेकिन 100 किलोवाट का सोलर पैनल इस सारे को कवर कर लेता है और बिजली का बिल केवल जो मीटर का किराया होगा उतना ही पुलिस को चुकाना होगा। शेष वो अपने आप नेट मीटरिंग के माध्यम से पावर कारपोरेशन अपने आप उस बिजली। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने एनसीपी में मचे बवाल को लेकर कहा कि इतने वर्षों से चली आ रही कड़वाहट ये दर्शाती है, हो सकता है कि शरद पवार दल के संचालन में कोई गलतियां हो, ये उनके घर का मामला है, लेकिन पारिवारिक मतभेद होने से राज्य की राजनीति पर असर पड़ता है। बता दें, रविवार यानी कि 2 जुलाई को अजित पवार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर एनडीए में शामिल हो गए। उनके साथ 8 और विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। अजीत गुट के नेताओं का दावा है कि उनके साथ एनसीपी के 40 विधायकों का समर्थन है। मामला सारा एनसीपी के अंदरूनी मामला है, इंटरनल अफेयर्स ऑफ द एनसीपी। लेकिन राज्य की महाविकास आघाड़ी पे इसका फर्क तो पड़ेगा, इसलिए बोलना भी जरूरी है। अब एनसीपी में, जिसे हम यहाँ पे राष्ट्रवादी कांग्रेस कहते हैं, उसमें एक बंटवारा तो हो गया है चाचा भजती में, और काफी बिटरनेस है, काफी कड़वाहट दिखेगी कल। तो ये एक जो बात कही जा रही कि क्या पवार साहब ने अनुमति दी थी, बाद में दूसरा गुट बाद में जाएगा, मैं समझता ऐसा कुछ नहीं है। ये सब रणनीति दिल्ली में तय हुई थी कि अजित पवार को साथ लेना है, और हमारा मानना है, हमारी जानकारी है कि 2-1 महीने के अंदर, जब तक एकनाथ शिंदे जी के खिलाफ विधानसभा के अध्यक्ष के पास जो कार्रवाई चल रही है उसमें फैसला देना पड़ेगा, शायद 10 या 11 अगस्त से पहले। तो उसमें शायद निलंबित होंगे, क्योंकि बचने का कोई रास्ता नहीं है। जो संविधान का जो 10वां परिशिष्ट है, जिसको हम एंटी डिफेक्शन कानून, दल बदल कानून कहते हैं, उसका उल्लंघन हुआ है, बराबर हुआ है, और उसमें कोई बचने की उम्मीद नहीं है। तो अगर ये 16 विधायक और मुख्यमंत्री चले जाएंगे तो नए मुख्यमंत्री की आवश्यकता होगी, और उस समय शायद, या उसके पहले भी हो सकता है, कि वो राज्य की पूरी जिम्मेदारी अजित पवार को दे, जिन्होंने उनको आश्वासित किया कि हम पूरा विधानसभा के चुनाव में भाजपा के पल्ले में हम पूरा का पूरा राज्य डाल देंगे, ज्यादा से ज्यादा सीटें डाल देंगे। अब भाजपा आलाकमान ने शायद अजित पवार पे विश्वास किया है, लेकिन एक तो भाजपा के अंदर, आरएसएस के अंदर, और जो शिंदे गुट है, उन विधायकों के बीच में बहुत ही नाराजगी है, क्योंकि 9 नए मंत्री बन गए, तो अब जगह कम हो गई है।
अभी सिर्फ 14 जगह और बची है। वो 14 जो कैबिनेट की जगह हैं वो शायद तीनों दलों को बांटनी पड़ेगी। कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। तो एक महाराष्ट्र में बहुत ही अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। मामला सारा एनसीपी के अंदरूनी मामला है, इंटरनल अफेयर्स ऑफ द एनसीपी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पटना से दिल्ली के लिए निकले हैं। इसी दौरान एयरपोर्ट पर लालू प्रसाद ने कहा कि उनके ब्लड टेस्ट कराने का समय हो गया है, ये जांच दिल्ली में होती है इसलिए वो जा रहे हैं। उन्होंने कहा यहां से लौटकर वो आएंगे तो बेंगलुरु जाना है, यहाँ पीएम नरेंद्र मोदी की विदाई की तैयारी करनी है। इसके बाद लौट कर आएंगे तो फिर वो मीडिया से बात करेंगे। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब लालू यादव ने पीएम मोदी पर हमला बोला हो। 5 जुलाई को भी आरजेडी के 27वें स्थापना दिवस पर वे जमकर बरसे थे। लालू यादव ने प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भोजपुरी में तंज कसा था, कहा था उखाड़ के फेंक दें, जब तू ना रहब तब का हुई, नरेंद्र मोदी सोच ले। लालू ने कहा कि हम लोग फूल माला बेच कर जी लेंगे। के लिए पहला अध्याय हुआ है। हम लोग पटना में बैठे थे, अगला अभी बेंगलोर में होने वाला है। सर बेंगलुरु में इससे कोई असर पड़ेगा सर? बात सुनिए ना, बेंगलोर में किस चीज़ का असर पड़ेगा? हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं 17 पार्टी के लोग। बात सुनो ना, उनका कहना है सारे की इधर उनका कहना था तो वो कहते रहे हैं, हम जो कह रहे हैं वो कहेंगे ना। वो उनका कहना वो कहते रहे हैं क्योंकि वो जा रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि मतलब चर्चा इस पर हो, तो इनका सफाया होगा। शरद पवार जी मजबूत नेता हैं, ये भतीजा का क्या असर है? सर भतीजा कह रहा है कि आप बूढ़े हो गए, रिटायर हो जाइए। उनके कहने से रिटायर हो जाएंगे। वो बूढ़ा आदमी रिटायर होता है कब से? राजनीति में रिटायर नहीं होता है। 2024 में क्या लगता है सर, महागठबंधन की कितनी सीटें आएंगी तकरीबन? मतलब महागठबंधन को कम से कम 300 सीट आएगा। 300 सीट आ जाएगा सर। सर पीएम के चेहरा कौन होंगे सर? आपने उस दिन बोला कि राहुल गांधी के बारे में कि शादी कर लीजिए, क्या वही होंगे पीएम पद के उम्मीदवार? शादी करने की बात अलग है, पीएम बनने चले पीएम यो जो भी पीएम हो बिना पत्नी का नहीं रहना चाहिए। जी जी। प्रधानमंत्री कोठी में तो क्या लगता है सर राहुल गांधी? प्रधानमंत्री बिना पत्नी के लोग जो रहते हैं प्रधानमंत्री। महंगाई को लेकर महिला कांग्रेस ने मोर्चा खोला है। महिलाओं ने गुरुवार को महंगाई का मुद्दा उठाते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। महिला कांग्रेस की नेताओं ने प्रदर्शन का अनोखा अंदाज अपनाया, गले में सब्जियों की माला डालकर महंगाई के खिलाफ आवाज बुलंद की। महंगाई के विरोध में महिला कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, सरकार पर आमजन का उत्पीड़न करने का भी आरोप लगाया। गुरुवार को घंटाघर पर प्रदेश अध्यक्ष महिला कांग्रेस ज्योति रौतेला के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हुए। यहां से गले में सब्जियों की माला डालकर और थाली बजवाते हुए कांग्रेस भवन की ओर निकले। असलियत यह है कि इस देश में टमाटर 160 पे है, धनिया 200 की है, अदरक 400 की है, मिर्ची 400 की है, लहसुन 130 का है, परवल 80 का है, अरबी 80 की है, भिंडी 70 की है। आटा कॉमन फ्लावर के दाम में 46% वृद्धि हुई है। चावल 25 रुपए किलो मिलता था, अब 36 के ऊपर पहुंच गया है। दाल जो 72 की थी वो 160-170 के बीच की मिल रही है। सरसों का तेल 90 से दोगुना होकर 185 पार कर चुका है। नमक का दाम जो कभी 13 रुपए होता था वो 20 के ऊपर है। और पीपली लाइफ का वो गाना तो आप सभी को याद होगा, महंगाई डायन खाए जात है। उसकी लाइन में बस संशोधन ये है कि सखी सैया तो नईखे कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। कल बेरोजगारी के आंकड़े आए, 2 साल में सबसे ऊंचा बेरोजगारी का दर। मोदी सरकार की ओर से आपको इस पर कोई भी न प्रतिक्रिया मिलेगी न एक्सप्लेनेशन मिलेगा। मस्त है साहब बहादुर, मस्त है, दुनिया देश त्रस्त है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो बेरोजगारी के आंकड़े आए उससे समझ में आता है रोजगार कम है, उससे समझ में आता है आय कम है, और महंगाई जो कमर तोड़।
गोरखपुर से लखनऊ के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ट्रायल रन हुआ। गोरखपुर से चलकर ये ट्रेन सुबह करीब 8:15 बजे अयोध्या पहुंची। अयोध्या पहुंचने में करीब 2 घंटे और गोरखपुर से लखनऊ पहुंचने में इसे 4.25 घंटे का समय लगा। फास्ट स्पीड की ये ट्रेन पूर्वांचल के लिए वरदान साबित होगी। ट्रेन को देखने के लिए अयोध्या रेलवे स्टेशन पर भीड़ लगी रही। मोदी जी के लिए मेरा प्रणाम। उन्होंने जो ये वंदे भारत ट्रेन चलाई है उसके लिए बहुत बहुत आभार। इससे लोगों को आवागमन में बहुत सुविधा होगी और स्पेशली उनके लिए जो इमरजेंसी में होती हैं, बहुत से ऐसे भी होते हैं स्टूडेंट्स लाइफ के होते हैं, जल्दी जाना होता है, तो उनके लिए बहुत बड़ी सौगात है। और ये जो मैं तो फर्स्ट टाइम अयोध्या आई हूँ तो काफ़ी कुछ डेवलप हो चुका है, बहुत अच्छा लगा। मतलब जो है पटना से रांची वंदे मातरम ट्रेन का उद्घाटन किया था, जो कि काफ़ी सुविधाजनक है और वहाँ के जो पब्लिक है, अयोध्या के जो पब्लिक है, उनको बड़ी सौगात मिली है और ये सराहनीय कदम है मोदी जी का। जिस तरीके से स्टेशन भी अयोध्या का बना है, मंदिर भी बन रहा है, क्या कहना चाहते हो मोदी जी? तो इससे पहले भी हम अयोध्या गुरु पूर्णिमा शिविर में आए थे समस्तीपुर बिहार से, तो इससे पहले भी हम आए थे, तो इस तरह की व्यवस्था अयोध्या स्टेशन की और अयोध्या की नहीं थी। अभी बहुत सारी व्यवस्था है। हम लोग धर्मशाला वेदांती आश्रम में रुके थे, वहाँ भी बहुत अच्छी व्यवस्था थी। और ये जो अभी कदम उठाए हैं मोदी जी गोरखपुर से लखनऊ का, ये सराहनीय कदम है और जितनी प्रशंसा की जाए कम है। एक्सप्रेस जो अद्भुत गाड़ी है और ये ट्रेन चलेगी गोरखपुर से लखनऊ तक और बीच में अयोध्या में भी आएगी। इसलिए यह अद्भुत ट्रेन है क्योंकि इसमें सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। वह सुविधा जो एरोप्लेन में जो होता है वह सुविधाएं सारी इसमें हैं। इसलिए यह ट्रेन वंदे मातरम बहुत ही अच्छी है और प्रधानमंत्री जी की सोच जो है बहुत सुंदर है। अद्भुत सोच उनकी है कि जो लोग जिस लाइन में जिस ट्रेन में लोग बहुत विलम्ब से पहुंचते हैं उसको शीघ्र पहुंचाने वाली यह ट्रेन है। और इसके चल जाने से गोरखपुर से और लखनऊ जाने में बहुत ही सुविधा होगी लोगों को। इसलिए प्रधानमंत्री जी का ये कार्य बहुत ही सराहनीय है, वंदनीय है, आदरणीय है, क्योंकि ऐसी इसके चल जाने से गोरखपुर से अयोध्या, अयोध्या से लखनऊ के लिए बहुत ही शीघ्र पहुंच जाने वाली ये गाड़ी है, बहुत तेज़ चलने वाली है यह ट्रेन। इसलिए इसके चलना बहुत ही आवश्यक रहा और मैं समझता हूँ यह अद्भुत ट्रेन है और अद्भुत कार्य भी सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का है। मोदी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।